नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 16वें दिन जारी है। इस बीच प्रदर्शनों में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार शर्जील इमाम, उमर खालिद समेत कई आरोपियों के पोस्टर वायरल हो रहे हैं, जिसमें उनकी रिहाई की मांग की तस्वीर दिखाई जा रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने टिकरी बॉर्डर पर शर्जील इमाम के पोस्टर का मसला उठाया है। उन्होंने कहा कि एमएसपी और अन्य मुद्दे किसानों से संबंधित हैं, लेकिन ये पोस्टर किसान का मुद्दा कैसे हो सकते हैं। वहीं किसानों ने इसे सरकार की साजिश बताया है। केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने किसानों से आंदोलन छोड़कर बातचीत करने की अपील की है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रस्ताव में हमने किसानों की आपत्तियों के समाधान का सुझाव देने का प्रयास किया है। उन्हें बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। सरकार इसके लिए तैयार है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने जो कानून बनाया वो बहुत सोच विचार कर बनाया है। मैं मानता हूं कि हम सब कुछ सही नहीं सोच सकते। निश्चित रूप से किसान यूनियनों के दिमाग में कुछ चल रहा होगा। हम बातचीत के बाद कानून में बदलाव के लिए तैयार हैं। कृषि कानूनों पर विरोध का सामना कर रही भाजपा अब बड़े प्लान की तैयारी में है। इसके लिए बीजेपी अलग अलग शहरों में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और चौपाल का आयोजन करेगी। इसके जरिए कृषि कानून के फायदों को गिनाया जाएगा और किसानों को समझाया जाएगा। बाकी नेता राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित किया। उन्होंने किसानों से आंदोलन के दौरान अराजक तत्वों से सावधान रहने को कहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कृषि और ऋषि को छेड़ा गया तो देश में हलचल होगी। किसान 12 तारीख को सभी टोल फ्री करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर महाराष्ट्र की साइबर सेल ने बड़ा खुलासा किया है। सेल ने बताया कि आंदोलन के बीच खालिस्तान विचारधारा से जुड़े कई ग्रुप एक्टिव हो गए हैं। सेल न सिर्फ इन पर नजर रखे हुए बल्कि इनसे जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच कर रही है। हरियाणा की खट्टर सरकार में सहयोगी जजपा और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सरकार को चेतावनी दी है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों को एमएसपी जरूर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वो इसे सुरक्षित नहीं रख सके तो इस्तीफा दे देंगे। राहुल गांधी ने किसानों के मसले पर एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल ने कहा कि देश का हर किसान चाहता है कि उसकी आय पंजाब के किसान के जितनी हो जाए, लेकिन मोदी सरकार चाहती है कि किसानों की आय बिहार के किसान के समान हो जाए। अखिलेश यादव ने आंदोलनकारी किसानों की मांगों को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि सरकार हृदयहीन रवैये से किसानों की उपेक्षा कर रही है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की लोकतांत्रिक छवि को गहरी ठेस पहुंच रही है। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र किसान आंदोलन के समर्थन में उतर आए हैं। धर्मेंद्र ने कहा कि मैं अपने किसान भाइयों की पीड़ा को देखकर बेहद दुखी हूं। इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूं कि किसान भाइयों की समस्या का कोई जल्द हल निकाला जाए। हरियाणा के कैथल में किसानों के समर्थन में 14 सरपंचों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अपना पद छोड़ने वालों में सरपंच संगठन के प्रधान करमवीर कोलेखे भी शामिल हैं। सभी सरपंचों ने एसडीएम कार्यालय अधीक्षक सावित्री देवी के जरिए त्याग पत्र सौंप दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ दृढ़ता के साथ खड़े हैं। पीएम ने कहा कि उग्रवाद, कट्टरवाद तथा अलगाववाद के बारे में दोनों देशों की चिंताएं भी एक जैसी हैं। पीएम ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से चर्चा करते हुए कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी हमारा एक जैसा नजरिया है। पीएम मोदी 12 दिसंबर को पेरिस जलवायु समझौते की 5वीं वर्षगांठ पर वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन रातों रात होने वाली घटना नहीं है, इसमें पिछले 100 साल लगे हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने आज ग्लोबल डायलॉग सिक्योरिटी समिट को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विभिन्न अभियानों के लिए हिंद महासागर में 120 से अधिक युद्धपोत तैनात किए गए हैं। सैन्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी समस्याओं के निवारण का एक साधन होना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम के उड़ानों का खुलासा करने वाले सूचना आयोग के आदेश पर रोक लगा दी है। बता दें कि सूचना आयोग की तरफ से वायुसेना को स्पेशल फ्लाइट रिटर्न के बारे में जानकारी देने के निर्देश दिए गए थे, जिसका विवरण वायुसेना ने साझा करने से इनकार कर दिया था। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के सामने एक बार फिर से संकट खड़ा हो गया है। भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायकों ने गहलोत सरकार के समर्थन वापस ले लिया है। हालांकि 2 विधायकों के समर्थन वापस लेने से गहलोत सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेज दी है। इससे तत्काल बाद गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को 14 दिसंबर को दिल्ली तलब किया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के दौरान कैलाश विजयवर्गीय के बाएं हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। आज विजयवर्गीय की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है। विजयवर्गीय ने हमलावरों के पत्थरों को हाथ से रोका था। वहीं काफिले पर हमले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल धनखड़ ने कहा है कि सीएम ममता को संविधान का पालन करना होगा। वो अपने रास्ते से भटक नहीं सकती हैं। राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति लंबे समय से लगातार बिगड़ रही है। यदि मुख्यमंत्री अपने रास्ते से भटकेंगी तो मेरा रोल शुरू हो जाएगा। नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बंगाल सरकार पर हमला बोला है। मौर्य ने कहा कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगी तो उनकी सरकार को जनता उखाड़ फेंकेगी।
मुंबई बीजेपी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल बीएस कोश्यारी को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी नेता राम कदम ने बताया कि बंगाल में गुंडागर्दी हो रही है, उसी के तहत जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया गया है। उन्होंने राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। इसमें बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। बंगाल में नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ममता को नया नाम दिया है। नरोत्तम ने कहा है कि ममता अब निर्ममता दीदी बन गई हैं, उसी तरह से बंगाल में हमले करा रही हैं। नड्डा के काफिले पर हमले के दौरान ये निर्ममता देखने को मिली थी। बीजेपी बंगाल में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ममता सरकार को घेरने में जुटी है। वहीं सीएम ममता इसकी काट लेकर मैदान में उतर गई हैं। मां, माटी और मानुष के सहारे चुनाव जीतने वाली ममता ने अस्थिरता का कार्ड खेल दिया है। अब वो हर जनसभा में इसका जिक्र कर रही हैं। सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट कैलाश मानसरोवर का भवन इंदिरापुरम में शक्ति खंड 4 में बनकर तैयार हो गया है। इसका उद्घाटन सीएम योगी 12 दिसंबर को करेंगे। इस भवन में 100 कमरे हैं और 300 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है। इसे करीब 60 करोड़ की लागत से बनाया गया है। यूपी की ओर से इस बार गणतंत्र दिवस पर अयोध्या की सांस्कृतिक धरोहर को थीम बनाया गया है, जो इस बार राजपथ पर झांकी के रूप में देखने को मिलेगी। यूपी की ओर से जो झांकी परेड में शामिल होगी उसमें राम मंदिर का मॉडल होगा। जांच एजेंसियों को बोहरा समिति की रिपोर्ट देने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि 1993 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार की ओर से अपराधियों और राजनेताओं की सांठगांठ की व्यापक जांच के लिए बोहरा समिति का गठन किया गया था। बोहरा समिति की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हो पाई है। हिमाचल सरकार ने भांग की खेती को इजाजत देने की तैयारी कर ली है। आबकारी एवं कराधान विभाग ने इसको लेकर पहले से बने एक प्रस्ताव के बाद अब खेती को नियमित व नियंत्रित करने के लिए नियमों का भी एक ड्राफ्ट बना लिया है। इस ड्राफ्ट पर सरकार विचार कर रही है। सीएम केजरीवाल के पड़ोसियों ने हाईकोर्ट से दिल्ली पुलिस के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली पुलिस ने सीएम आवास के क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी थी। इस वजह से सड़क जाम हो गया और स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने एमसीडी के पैसों को लेकर बड़ा बयान दिया है। जैन ने कहा है कि एमसीडी को एक भी पैसा नहीं देना चाहिए, बल्कि उनसे हजारों करोड़ रुपए लेने हैं। मंत्री ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार ने एमसीडी को लोन दे रखा है, अब उसे रिकवर करना है। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव को फिर झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने लालू की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने ये सुनवाई 6 सप्ताह के लिए टाल दी है। फिलहाल अभी लालू को जेल में ही रहना होगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने चंद्र अभियान के लिए 18 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की है। इसमें एक भारतवंशी राजा जॉन बुरपुतुर-चारी सहित 18 अंतरिक्ष यात्रियों का नाम शामिल है। इन यात्रियों में आधी संख्या महिलाओं की है। कोरोना महामारी को लेकर माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि साल 2021 भी कोरोना के साए में ही बीतेगा। हम 2022 में हालात सामान्य होने की कल्पना कर सकते हैं। खुशी की बात है कि हमें कोरोना की वैक्सीन मिल गई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के नूरबाग में दहशतगर्दों ने सीआरपीएफ के शिविर पर ग्रेनेड से हमला किया है। पुलिस के अधिकारी ने बताया कि दहशतगर्दों के हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। ग्रेनेड शिविर के बाहर फटा और इसमें एक कुत्ता मारा गया। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की हालत नाजुक बनी हुई है। माकपा के नेता कुछ समय से फेफड़ों की दिक्कतों और उम्र संबंधी बीमारियों का सामना कर रहे हैं। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने के बाद 9 दिसंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गैर मौजूदगी में उनके घर में घुसने का आरोप लगाया है। इनको पुलिस कर्मियों ने बाहर निकाला है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका सिसोदिया ने वीडियो जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना का पता लगाने वाली RT-PCR जांच शुल्क 800 रुपए तय करने को लेकर आप सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा है, जिसमें कहा गया कि निर्धारित शुल्क में जांच में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की लागत शामिल नहीं की गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 की जंग में अपने साहस का परिचय देने वाले कर्नल पृथ्वीपाल सिंह गिल आज 100 साल के हो गए हैं। कर्नल पृथ्वीपाल इकलौते अधिकारी रहे हैं जिन्होंने नौसेना, वायुसेना और थल सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भोपाल में आज मुलाकात की है। सिंधिया 1 महीने में तीसरी बार सीएम से मिलने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि खरमास के बाद होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सिंधिया और सीएम शिवराज के बीच चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश के नेता गोविंद राजपूत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मंत्री बनने की जल्दी नहीं है, इंतजार का फल मीठा होता है। आपको बता दें कि ये बयान उन्होंने सीएम शिवराज और सिंधिया की मुलाकात के बाद दिया है। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना की रोकथाम के लिए विकसित किए जा रहे टीके का क्लिनिकल ट्रायल बंद कर दिया गया है। ये कदम प्रतिभागियों को टीका लगाने के बाद जांच में HIV संक्रमित दिखाई देने के बाद उठाया गया है, जबकि वे वास्तव में इससे संक्रमित नहीं थे। टाइम पत्रिका ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। टाइम के एडिटर इन चीफ ने कहा है कि बाइडेन और हैरिस ने इसलिए सम्मान जीता है क्योंकि उन्होंने अमेरिकी कहानी को बदला है। गुजरात के दाहोद में महिला हिंसा नाबूद सप्ताह मनाया गया है। मानव अधिकार दिवस पर आनंदी संस्था देवगढ़ महिला संगठन ने जिला कलेक्ट्रेट को आवेदन पत्र सौंपा। महिला संगठन ने मांग की है
कि महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार पर जिला प्रशासन कार्रवाई करे। कन्नौज एक्सप्रेस वे पर फिर तेज रफ्तार का कहर देखा गया है। यहां डबल डेकर बस ने पीछे से डंपर में टक्कर मार दी, जिससे बस में बैठे आधा दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल यात्रियों को तिरवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। कन्नौज में एक बार फिर 3 तलाक का मामला सामने आया। यहां 2 बच्चों की मां को पति ने 3 तलाक देकर घर से भगा दिया। 2.5 साल पहले पीड़िता नूर बानो की शादी हुई थी। आरोप है कि पति दहेज के नाम पर 5 लाख नकद और जमीन की मांग कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले टीम इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी है। टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को एनसीए ने फिट घोषित कर दिया है। आईपीएल में चोटिल होने वाले रोहित वनडे और टी20 सीरीज से बाहर थे। रोहित शर्मा 14 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे। कोरोना महामारी के कारण ऑस्ट्रेलिया में पृथकवास नियमों के चलते वो पहले 2 टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं हो सकेंगे, लेकिन आखिरी 2 टेस्ट में वो टीम का हिस्सा बनेंगे। भारत के तेज गेंदबाज बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ अभ्यास मैच प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पहला अर्धशतक जमाया है। बुमराह ने 57 गेंदों में 55 रन बनाए। भारतीय टीम 49वें ओवर में 194 रन पर आउट हो गई। बुमराह और सिराज ने 10वें विकेट के लिए 71 रन की साझेदारी की। भारतीय टीम के पूर्व कोच ग्रेग चैपल ने कप्तान विराट कोहली की जमकर तारीफ की है। चैपल ने कोहली के अंदाज को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों वाला करार दिया। ग्रेग चैपल ने पूरी आक्रामकता के साथ टेस्ट क्रिकेट खेलने की उनकी शैली की भी जमकर तारीफ की। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में वेस्ट इंडीज के कप्तान जेसन होल्डर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया। हेनरी निशोल्स ने शतक की मदद से न्यूजीलैंड ने टेस्ट के पहले दिन 6 विकेट पर 294 रन बनाए। वेस्ट इंडीज की तरफ से ग्रेवियल ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।